Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work, and from this session we are going to start off the chapter 3 which is election and representation. So इस chapter में particularly हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए. देखिए इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले इलेक्शन और डेमोक्रेसी का जो तालमेल है वो देखेंगे. इलेक्शन और डेमोक्रेसी कैसे एक साथ हैंड इन हैंड जाते हैं. फिर हम उसके अंदर ही समझेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी में यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम है. राइट, उसके कुछ पॉइंटर्स हैं. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी देखने मिल जाएगा आपको हमारे देश में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देखने मिल जाएगा. फिर हम दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमने FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया. आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी. फिर उसके बाद इस चैप्टर में है रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हमारे यहाँ क्या प्रोविजंस है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, ऑल्सो इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वो हम पढ़ेंगे, और उसके लिए जो रिफॉर्म्स अभी आजकल देखने मिल रहे हैं और उसकी रिफॉर्म्स के लिए डिमांड की जा रही है वो भी हम पढ़ेंगे. बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इन दिस पर्टिकुलर सेशन, आज के सेशन में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम है, इंडिया में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम है, और पहला सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में आज हम इस सेशन में. सो देखिए 2 पहले मेजर क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी. पहला कि क्या हमारे पास डेमोक्रेसी हो सकती है बिना इलेक्शन के, और क्या आप इलेक्शन होल्ड कर सकते हो जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी ना हो. ये 2 सवालों के जवाब हम पहले जानेंगे. देखिए ये दोनों चीज़ें, इलेक्शन और डेमोक्रेसी, दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं. इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं. ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है. हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है ना, और हम बोलते हैं कि हम क्या हैं, हम हैं डेमोक्रेटिक कंट्री. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता का राज होता है. दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल. तो क्या सपोज आपको कुछ एक लॉ बनाना है, ठीक है, आपके देश में कुछ एक लॉ आने वाला है, तो आप मान लीजिए कि आपको कुछ एक लॉ बनाना है, तो क्या आप वो लॉ बनाने के लिए हर बार आप वोटिंग करने जाते हैं क्या, कि सपोज कोई लॉ आया है तो आप उसके लिए वोट करने जा रहे हैं कि आप उस लॉ के फेवर में हैं या नहीं है. क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का मतलब तो यही होता है ना, रूल बाय पीपल, जनता का ही राज होगा. ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी लिव इन अ वेरी लार्ज डेमोक्रेसी जहाँ पे हर एक इंसान के लिए हर एक डिसीजन के लिए वोट देना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हमने क्या किया है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इलेक्ट किए हैं. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, और वो हमारी तरफ से डिसीजंस लेते हैं. तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है. देयरफॉर दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, और इसी वजह से हमारे देश में इलेक्शन की जो है इम्पोर्टेंस सामने आई. ठीक है, अब ये हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को किस मेथड से चूज करेंगे, उस मेथड्स को बोला जाता है इलेक्शन. यानी कि डायरेक्ट सिटीजन्स का बहुत ही कम रोल होता है मेजर डिसीजन में, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें. ये जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े किए हुए हैं ये चलाते हैं हमारा देश, और ये मेजर डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ में. देखिए जैसे कि हमने बात की थी इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, राइट, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं. बट ऐसे कुछ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा. कुछ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के जो सपोज कोई राजा है, कोई रूलर है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर भी आपको इलेक्शन प्रोसेसेस देखने मिल जाएंगे. बट वो इस तरह से प्रोसेस इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्शन तो कंडक्ट करवाएगा लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि डेमोक्रेटिक तरीका है और हम इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, बट इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे जिससे उनका जो रूल है वो थ्रेटन ना हो, उनका रूल बना ही रहे. इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आया इसका सोल्यूशन लेके. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, कुछ बेसिक रूल्स बताता है. तो ये इलेक्शन के भी रूल्स आपको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं. ठीक है, सो दीज बेसिक रूल्स, ये बेसिक रूल्स क्या होंगे, वो बेसिक होंगे कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि वोट दे सकता है. अब जैसे कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इन्फेंट हो, राइट, या फिर कोई एकदम बहुत ही न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन हो, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है?
राइट। ये तो नहीं कर सकते ना आप, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, इसीलिए आपको कोई इसकी लिमिटेशंस या फिर कुछ एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि कौन वोट कर सकता है। उसके बाद आपको इस चीज़ की भी एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि कौन कंटेस्ट कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है इफ़ अ पर्सन इज ऑफ द अनसाउंड माइंड, क्या वो देश को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, इसलिए इसकी भी कंडीशंस आपको स्पेसिफाई करनी होगी। उसके बाद हु कैन सुपरवाइज द इलेक्शन, कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा सकता है और सुपरवाइज कौन करवा सकता है। वो जो बॉडी होगी वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, राइट। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सपोज कोई रूलिंग गवर्नमेंट है, उसी के पास पावर है इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, तो फिर तो उस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी जिससे इसकी जो पावर है वो कम ना हो। अगर ये हो गया तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगी? डेमोक्रेसी कहाँ गई? फिर डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं रहेगी। ओके, इसीलिए ये भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कौन वो जो इलेक्शन है उनको सुपरवाइज कर सकता है। उसके बाद हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि क्या तरीका होगा, इसका मतलब है व्हाट इज़ द मेथड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मैथड्स होते हैं, तरीके होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने के। हम इस चैप्टर में भी वो चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके। फिर अगला सवाल है, अगला रूल होना चाहिए, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी बेसिक रूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई होना ही चाहिए। तो देखिए अब हम समझते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, लोग वोट करेंगे, उनके प्रेफरेंसेस, और जो भी इलेक्शन जीतेगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन गया। बट ये चूज करने का तरीका यानी कि लोगों का मेथड जो है वो डिफरेंट हो सकता है और उनके प्रेफरेंसेस काउंट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। देखिए हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक तरीका से का सिस्टम हमेशा से चलता आ रहा है कि भाई हम वोट देने गए, जिसके पास ज़्यादा वोट आए वो इलेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा सिस्टम देखते आ रहे हैं, हमारे लिए ईजी है। लेकिन सिस्टम यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको ये समझ में तब आएगा जो हम दूसरे देश का कंपैरिजन करेंगे, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रूल्स हैं डिफरेंस बना सकते हैं कि कौन विनर बनेगा। एंड कुछ ऐसे रूल्स होंगे कि कुछ बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हों, हो सकता है कुछ ऐसे रूल्स हों जो स्मॉल प्लेयर्स को सपोर्ट करते हों, और हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स हों जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को करते हों या फिर प्रोटेक्ट कर रहे हों माइनॉरिटीज़ को। तो देखिए पहला सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राइट। इसको पहले हम समझते हैं, बहुत ही ईजी सिस्टम है। देखिए लोकसभा इलेक्शन 1984 में कांग्रेस पार्टी वॉन द सीट। कितने सीट्स मिले थे? 415। टोटल कितने थे? 543। ये कहाँ का इलेक्शन है? लोकसभा का इलेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे कितने सीट्स इन्होंने गेन किए? मोर देन 80% ऑफ द सीट्स दे गेन्ड, 4/5। बट यहाँ पर जब हम वोट्स की बात करें हर एक सीट पे, तो सिर्फ 48% जो वोट्स थे, जिन्होंने भी वोट दिए थे कांग्रेस पार्टी के फेवर में दिए थे। बट स्टिल आपको ये बात ध्यान रखना है कि 80% सीट्स किसने जीत ली? कांग्रेस पार्टी ने जीत ली लोकसभा इलेक्शन में। ये कैसे हो गया? क्योंकि वोट्स तो भाई जितने लोगों ने वोट किया, आउट ऑफ दोज टोटल पीपल ओनली 48% पीपल वोटेड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कैसे 80% सीट्स गेन कर ली? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम एक स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें हमारे पूरा देश, समझ लीजिए आपका पूरा देश है, उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइडेड है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, राइट। और जो भी कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट वोट गेन कर ले वो वहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अब सपोज कीजिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है ए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है बी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 100 लोग वोट देने गए, जिसमें से 60 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया और 40 लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट किया, ठीक है, दूसरी पार्टी को वोट किया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये तो 60 लोगों ने, लेकिन जीत कौन गई? कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत गई। इसी तरह यहाँ पे भी आपको सेम ही केस देखने मिला। यहाँ पे 70 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया और यहाँ पे 30 लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट किया। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 70 पीपल आर द वन हु डिड नॉट वोटेड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी, बट तब भी यहाँ पे ये जीत गई। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी गेन कर ली।
देखो इनको क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ बाकी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स लेकर आने हैं, दैट्स इट। ओके, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो विनिंग कैंडिडेट्स है उसको मेजॉरिटी वोट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी वोट्स कब होता है, जब आप 50+1 वोट्स लेकर आए। 50% + 1 अगर आपके पास वोट्स होंगे तो आपका मेजॉरिटी वोट होता है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको ये सिस्टम नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो मैथड था, इसी मैथड को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसको प्लूरैलिटी मैथड सिस्टम, प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है, और ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड भी है। तो गाइस, आज के हमने सेशन में पढ़ा इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, और हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, और इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरे तरह का सिस्टम, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़े दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन सिस्टम को कंपेयर करके हमारे देश का सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे के लिए आपके लिए थोड़ा ईजी हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन, और ये भी पढ़ेंगे कि हमने FPTP जो है क्यों अडॉप्ट किया, कहाँ के लिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। उसके बाद हम फर्दर चैप्टर पढ़ते जाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel for more videos and updates. Also, download Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कैंडिडेट, सिर्फ बुक्स पढ़ने से या वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।